प्रिय विद्यार्थी, मैं डॉक्टर मालाला सहाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी, बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पाठ्यक्रम में रीतिकाल है, जिसमें रीतिकालीन काव्य जिसको 3 धाराओं में विभाजित किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त। तो रीतिकालीन काव्य की ये जो 3 धाराएं हैं, उसमें सर्वप्रथम हम ले रहे हैं रीतिबद्ध काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य हम उन कवियों के काव्य को कहते हैं जिन्होंने संस्कृत के काव्यशास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके उदाहरण के रूप में अपनी कविता की रचना की। इन कवियों ने आधार बनाया है संस्कृत के काव्य शास्त्र। उसके आधार पर उन्होंने काव्यांगों के लक्षण दिए, जैसे काव्यांग में हम लिख सकते हैं अलंकार, रस, ध्वनि आदि। अलंकार जैसे अगर हम लेते हैं तो इन्होंने बाकायदा काव्यांगों के लक्षण दिए कि जैसे अलंकार है तो अलंकार क्या है, उसके कितने भेद है और किसी भी अलंकार की क्या परिभाषा है, उसके क्या लक्षण है। इस प्रकार उन सबका इन्होंने सैद्धांतिक विवेचन किया। तो इन्होंने काव्यांगों के लक्षण भी दिए और फिर उसके उदाहरण के रूप में अपनी कविता प्रस्तुत की। जैसे कोई अलंकार उसका लक्षण दिया और जहाँ उदाहरण के द्वारा उसे समझाना है तो उदाहरण के रूप में उन्होंने अपनी कविता प्रस्तुत की। तो इस प्रकार जो रीतिबद्ध काव्य है उन कवियों के काव्य को कहते हैं जिन्होंने संस्कृत के काव्यशास्त्र के आधार पर काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके उदाहरण के रूप में स्वरचित काव्य प्रस्तुत किया। अब डॉक्टर नगेंद्रन ने ऐसे कवियों को क्या नाम दिया है, हम ये देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्रन ने ऐसे कवियों को आचार्य कवि कहा है या रीतिकार कहा है। आचार्य का काम होता है शिक्षा देना, तो ये कवि आचार्य कवि ही हैं वास्तव में, क्योंकि इन्होंने इस सैद्धांतिक विवेचन और उदाहरण के द्वारा संस्कृत के काव्यशास्त्र में जो काव्यांगों के लक्षण दिए हुए हैं उनकी शिक्षा राजाओं को, सामंतों को, रसिक जनों को, साधारण जनों को दी है। तो इन्होंने आचार्य कर्म का निर्वाह किया है, इसीलिए इन्हें आचार्य कवि कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिकार आचार्य कवि जो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत है, आचार्य कवि वे हैं जिन्होंने काव्यशास्त्र की शिक्षा देने के लिए रीति ग्रंथों की रचना की। काव्यशास्त्र की शिक्षा देने के लिए काव्यशास्त्र में जो काव्यांगों का निरूपण किया गया है उसकी शिक्षा जनसाधारण को देने के लिए इन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की। अब इनका उद्देश्य क्या था कि इनका उद्देश्य डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनका उद्देश्य या तो काव्य की शिक्षा देनी है और या कि किसी काव्यशास्त्रीय विषय का स्व उदाहरण प्रतिपादन करना है। काव्यशास्त्र के किसी विषय को उदाहरण सहित समझाना ये इनका उद्देश्य था। ये तो बात कही डॉक्टर नगेंद्र ने। अब डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं, वो ऐसे कवियों को जो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत है, ऐसे कवियों को वो रीतिबद्ध या लक्षणबद्ध कवि कहते हैं कि रीति की सीमा में आबद्ध रहने वाले, लक्षणों के सांचे में बंधने वाले ऐसे कवि रीतिबद्ध या लक्षणबद्ध कवि है। ये कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र का आधार लेकर उसके आधार पर उन्होंने काव्य रचना की है और उस काव्य रचना में उदाहरण के रूप में अपनी कविता की रचना की है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य, क्योंकि ये सब राजदरबारी कवि थे, तो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना, रसिक जनों का मनोरंजन करना, ये सब इनका उद्देश्य था। तो इन्होंने अपने आश्रयदाताओं के लिए, रसिक जनों के लिए काव्यांगों का निरूपण किया। जो बातें काव्यांगों से संबंधित संस्कृत काव्यशास्त्र में लिखी हुई थी उसका ज्ञान इन्होंने हिंदी भाषा में प्रस्तुत करके उन जनसाधारण का, रसिक जनों का, आश्रयदाताओं का
मनोरंजन किया। और इनका उद्देश्य केवल संस्कृत काव्य शास्त्र का हिंदी में अनुवाद प्रस्तुत कर देना था, किसी काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना नहीं। इसलिए हिंदी के लक्षण ग्रंथों में वैसी गहराई नहीं आ पाई जैसे कि संस्कृत के काव्य शास्त्र में। और ये स्वाभाविक है, क्योंकि इन्होंने किसी नवीन मौलिक उद्भावना को जन्म नहीं दिया। ये एक बंदी बंधाई परिपाटी में ही चलते रहे। अब संस्कृत काव्य शास्त्र को ही इन्होंने आधार बनाया है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव संस्कृत काव्य शास्त्र में किन संप्रदायों का इनके ऊपर रहा, हम वो देखते हैं कि ये जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं उन पर किसका प्रभाव ज़्यादा रहा। तो उसमें हम ये पाते हैं कि इन पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो संस्कृत काव्य शास्त्र के रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। अब इन्होंने जो विषय सामग्री चयन किया है अपने काव्य के लिए, जो विषय इन्होंने चुनना चाहा है, इसमें भी इन्होंने सरल मार्ग को ही अपनाया है। इसलिए किसी भी जटिल समस्या को इन्होंने स्पर्श नहीं किया, उसको अपने काव्य का विषय नहीं बनाया। केवल नायक नायिका भेद, अलंकार, छंद, निरूपण में ही ये उलझे रहे। और जहाँ कहीं जटिल समस्या को छूने का इन्होंने प्रयास भी किया तो वहाँ इन्हें असफलता ही मिली है। अब इनकी शैली क्या रही, तो हम ये देखते हैं कि इन्होंने काव्यांग निरूपण में पद्यात्मक शैली को ही अपनाया है। हालांकि इस वजह से इनके काव्य में जगह जगह अस्पष्टता आ गई है। अब चूंकि आचार्य कवि है तो आचार्य भी है और कवि भी है। आचार्य कर और कवि कर दोनों का इन्होंने साथ निर्वाह किया है। बहुत ही सुंदर समन्वय इनमें ये मिलता है, क्योंकि आचार्य का काम होता है शिक्षा देना और इसका संबंध मस्तिष्क से है, बुद्धि से। और कवि जो कविता की रचना करता है उसका संबंध हृदय से होता है, संवेदना से होता है। तो दोनों में परस्पर विरोध है, लेकिन इन दो परस्पर विरोधी कार्यों का बहुत ही सुंदर समन्वय इन कवियों ने, जो रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने एक तरफ तो आचार्य कर्म का निर्वाह करते हुए विशुद्ध लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं, तो दूसरी तरफ पद्यात्मक लक्षण देते हुए उनके सुंदर उदाहरण के रूप में अपनी कविता की रचना भी की है। लेकिन यहाँ भी इनकी जो कविता कामिनी है, चूंकि ये रीति से बंधे हुए हैं तो रीति के भार से कुछ अभिभूत हो गई है। और ऐसे ग्रंथों में भी, क्योंकि इनका उद्देश्य था चमत्कार प्रदर्शन करना, चमत्कार किस तरह अपनी कविता के द्वारा उत्पन्न किया जाए, किस तरह वाहवाही प्राप्त की जाए, तो इसलिए कला पक्ष की प्रधानता हमें इनमें ज़्यादा मिलती है, श्रम साध्यता ज़्यादा मिलती है, पच्चीकारी ज़्यादा मिलती है, यांत्रिकता ज़्यादा मिलती है। और क्योंकि ये राजदरबारी कवि थे तो इनका उद्देश्य इतना ही था, पांडित्य और अपने काव्य कौशल का प्रदर्शन। सर्वत्र हम इनमें देखते हैं कि इनके अहम की प्रधानता है और आलंकारिक शैली में इन्होंने पहेलियां बुझाई है। अब ये शास्त्रीय कवि है, और शास्त्रीय कवि इसलिए है कि काव्य शास्त्रीय नियमों में बंध कर इन्होंने काव्य रचना की है, इसलिए इनके काव्य को हम शास्त्रीय काव्य और इन कवियों को शास्त्र कवि कहते हैं। फिर इन्होंने कौन से काव्य रूप को अपनाया है, तो समूचे रीति काल में वैसे भी हम देखते हैं कि वहाँ मुक्तक की ही प्रधानता रही है, क्योंकि अधिकांश कवि दरबारी कवि थे, किसी न किसी राजा सामंत के आश्रय में रहते थे, और जहाँ हमेशा एक तरह से दंगल ही लगा रहता था, और फिर फारसी को राज्याश्रय प्राप्त था और जिसमें चमत्कार प्रदर्शन की गुंजाइश बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे वातावरण में प्रबंध के लिए समय या अवकाश नहीं था, तो मुक्तक काव्य रचना ही इन्होंने प्रस्तुत की है। अब इन कवियों के जो दो वर्ग हैं कि एक तो वो हैं जो लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों की रचना करने वाले हैं, जिसमें देव, मतीराम, चिंतामणि, केशव, पद्माकर आदि आते हैं, और दूसरे में केवल लक्षण ग्रंथ लिखे गए, लक्ष्य ग्रंथ नहीं,
जिसमें प्रमुख रूप से नाम श्रीपति का लिया जाता है। तो ये है रीतिबद्ध काव्य धारा और उसके ग्रंथ। हालांकि इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी इन कवियों का योगदान एक इस बात के लिए हम मान सकते हैं कि काव्यों का निरूपण जो संस्कृत काव्यशास्त्र में संस्कृत भाषा में था, जहाँ जनसाधारण की रसिक जनों की पहुंच नहीं थी, तो उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद करके रसिक जनों को काव्यों की शिक्षा दी और भाषा, शैली, अलंकार आदि के आधार पर इनका जो काव्य है वो हिंदी साहित्य में शुद्ध कला का द्योतक है और इन्होंने विशिष्ट कलात्मक दृष्टि का विकास किया। तो यह है रीतिबद्ध काव्य धारा। दूसरी काव्य धारा हम ले रहे हैं रीति सिद्ध काव्य धारा। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि रीतिबद्ध जो रीति की सीमा में आबद्ध है, बंधे हुए हैं, उससे दूर नहीं जा पाए। जबकि रीति सिद्ध जिन्होंने रीति को सिद्ध कर लिया, उन्होंने रीति का आधार तो लिया लेकिन उससे बंधे हुए भी नहीं रहे। इनके काव्य किस प्रकार के हैं अब हमको देखते हैं। रीति सिद्ध काव्य धारा। तो रीति सिद्ध काव्य धारा, तो रीति सिद्ध काव्य हम उन कवियों के काव्य को कहते हैं जिन्होंने रीति काव्य की बंधी हुई परिपाटी में आस्था रखते हुए भी लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। पहली बात हमने इसमें कही है कि रीति काव्य की बंधी हुई परिपाटी में आस्था तो है, लेकिन उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। परंतु जिनकी कविता लक्षणों के उदाहरण स्वरूप अवश्य रची हुई है। जो बात पहले हमने रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत करी थी कि जैसे काव्यों का निरूपण करना, किसी अलंकार की परिभाषा और उसका लक्षण देना और फिर उसके उदाहरण के रूप में अपनी कविता प्रस्तुत करना, ये इस काव्य धारा के कवियों ने किया कि लक्षण भी दिए और उदाहरण भी दिए और उदाहरण के रूप में अपनी कविता की रचना की। लेकिन रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि हैं, इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, कि इन्होंने कोई सैद्धांतिक विवेचन नहीं किया कि अलंकार क्या है, नायक क्या है, नायिका क्या है, उनके भेद क्या है, अलंकारों के लक्षण क्या है, ये सब नहीं किया। लेकिन जो उन्होंने कविता लिखी है उसकी पृष्ठभूमि में रीति काव्य काम कर रहा है, रीति शास्त्र काम कर रहा है। कि जैसे इन्होंने तो स्पष्ट रूप से अलंकार की परिभाषा दी रीतिबद्ध काव्य धारा वालों ने और फिर उसका उदाहरण दिया। इन्होंने केवल रीति सिद्ध काव्य धारा वालों ने केवल उदाहरण दिया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में वो लक्षण काम कर रहा है। ये दोनों में अंतर हो जाता है। अब चूंकि आधार तो इन्होंने भी रीति ग्रंथों का लिया है, तो उसकी व्यापक छाप हमें इनके ग्रंथों में दिखाई देती है। अब आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इनके बारे में क्या कहते हैं, हम उनका विचार जानते हैं। उन्होंने कहा इन कवियों के बारे में, रीति सिद्ध काव्य धारा और उनके कवियों के बारे में, कि जिन्होंने रीति की सारी परंपरा सिद्ध कर ली थी, जिन्होंने रीति की सारी परंपरा सिद्ध कर ली थी, अर्थात रचनाएं जिन्होंने रीति की बंदी परिपाटी के अनुकूल ही की है। जो रचना इन कवियों ने रची है वो तो रीति की बंधी हुई परिपाटी के अनुकूल ही है, कि जैसे अलंकार का लक्षण जो भी है उसके अनुकूल ही काव्य रचना की है। लक्षण नहीं दिया, लेकिन जो उदाहरण दिया उसकी पृष्ठभूमि में वो लक्षण है। तो रचना तो बिल्कुल उन्होंने रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल की है, पर लक्षण ग्रंथ न प्रस्तुत करके स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं रची है। किसी काव्यांग का लक्षण उन्होंने नहीं लिखा और स्वतंत्र रूप से अपनी कविता रची है। वे वस्तुतः मध्यम मार्ग को अपनाने वाले थे। क्यों? कि वो रीति से बंधे भी थे, आधार तो वही है रीति शास्त्र, तो रीति से बंधे हुए भी थे और उससे कुछ स्वच्छंद होकर भी, कुछ स्वतंत्र होकर भी चलते थे। इन रीति सिद्ध कवियों में बहुत सारे नाम उन्होंने बताए हैं।
बिहारी, सेनापति, बैनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नेवाज, भजनेश आदि ये सब इसके अंतर्गत उन्होंने माने। और वैसे रीतिसिद्ध काव्य परंपरा में सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध रीति कवि जो है वो है बिहारी। जिनका ग्रंथ है बिहारी सतसई। अब ये रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि कैसे थे, तो हम देखते हैं कि ये स्वतंत्र कवि व्यक्तित्व वाले थे, क्योंकि इनको केवल कवि कर्म करना है, इनको आचार्य कर्म का निर्माण नहीं करना है, किसी काव्यांग का निरूपण नहीं करना है, किसी की शिक्षा नहीं देनी है। तो रीतिसिद्ध कवियों ने स्वतंत्र ग्रंथों के द्वारा अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दिया। अपनी जो काव्य रचना उन्होंने की है स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में करके अपनी कवि प्रतिभा का परिचय दिया है। राजशेखर ने ऐसे कवियों के लिए जो रीतिसिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं उन्हें राजशेखर ने काव्य कवि ये पद, ये संबोधन दिया है, ये नाम दिया है। अब ये कवि कैसे हैं कि इन्होंने रीति का बंधन स्वीकार तो किया है, पर इनमें आचार्य होने की अभिलाषा नहीं, आचार्य कवि बनने की अभिलाषा नहीं है कि हम काव्यों का सैद्धांतिक निरूपण करके लोगों को काव्य शास्त्र की शिक्षा दें, ऐसी इच्छा उनके मन में नहीं है। वरन इसके विपरीत कवि गौरव की अभिलाषा है कि अपनी स्वरचित कविताओं के द्वारा लोगों का मनोरंजन करना और उसकी पृष्ठभूमि में किस प्रकार लक्षणों का ज्ञान हम अपनी कविता के द्वारा कराएं बिना सैद्धांतिक विवेचन के, ऐसा कवि गौरव प्राप्त करने की अभिलाषा उनके अंदर है। तो आचार्य या कवि शिक्षक होकर किसी प्रकार का पाठ्य ग्रंथ तैयार करने में इनकी रुचि नहीं थी। ये जो कवि है तो चूंकि कवि कर्म ही वो कर रहे थे, आचार्य कर्म नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने चमत्कारपूर्ण उक्तियां करके, बहुत ही अच्छी अच्छी उक्तियां करके लोगों को बांधने का प्रयास किया है। इनको अपनी कविता को किसी भी लक्षण विशेष के सांचे में डालने की चिंता नहीं थी। जो चिंता रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को थी वो इनको नहीं थी। तो इसलिए स्वतंत्र उद्भावना के लिए, नई नई कल्पनाएं करने के लिए इनके पास अवकाश था, वो अवकाश उन कवियों के पास नहीं था। इन कवियों की जो कविता की आत्मा है वो रीति के बोझ से आक्रांत नहीं हुई, दबी नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं रचे, भले ही इनकी कविता की पृष्ठभूमि में रीति परंपरा काम कर रही थी। अब चूंकि आचार्य कर्म नहीं, केवल कवि कर्म का निर्वाह करना, तो अपनी कविता में इन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष का बहुत ही सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया। जबकि हम रीतिबद्ध काव्यधारा में देखते हैं कि उनका जो भाव पक्ष है वो दब गया है और कला पक्ष को ज़्यादा प्रधानता मिली है, और इनमें दोनों का समन्वय मिलता है। तो इन कवियों ने भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को समान रूप से महत्व दिया। हालांकि इन्होंने भी अपनी कविता के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करना चाहा है, लेकिन अनुभूति की प्रधानता भी इन कवियों में हमें प्राप्त होती है। इन्होंने इनकी तरह ही अलंकारिक शैली भी अपनाई है, लेकिन इसके कारण इनका भाव पक्ष दबा नहीं। अब काव्य रूप जो इन्होंने अपनाया था मुक्तक, वही काव्य रूप इन्होंने भी अपनाया है, क्योंकि संस्कृत काव्य शास्त्र की जो मुक्तक परंपरा इन सबको विरासत में मिली थी, और जिस प्रकार का दरबारी माहौल और परिस्थितियाँ थी, तो काव्य रूप के लिए मुक्तक ही इन्हें अपने अधिक अनुकूल जान पड़ा, तो इसलिए इन्होंने भी मुक्तक काव्य शैली को ही अपनाया है। इस प्रकार जो रीति सिद्ध कवि है वो अपने काव्य में नई उद्भावनाएं, नई कल्पनाएं करते रहे, जबकि जो रीतिबद्ध कवि थे वो लक्षणगत नियमों से बाहर नहीं जा पाए। ये रीति सिद्ध कवि जो है वो रीति की परिपाटी का अनुसरण करते हुए भी उससे बंधे नहीं हैं, उससे मुक्त हुए हैं, उसके पूर्ण रूप से गुलाम नहीं हुए हैं। इसलिए इन्हें न तो उस परंपरा से दूर हटना अभिष्ट था और न ही उसकी पूरी दासता, पूरी गुलामी इन्हें स्वीकार्य थी। इस प्रकार जो रीति सिद्ध कवि है
के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये किसी शास्त्र पर आधारित नियमों के अनुसार काव्य रचना न करके किसी शास्त्र पर आधारित, जैसे संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर किसी लक्षणों का सैद्धांतिक विवेचन करते हुए काव्य रचना उन्होंने नहीं की, अपने अनुभव और निरीक्षण से प्राप्त उपलब्धि के आधार पर ही इन्होंने काव्य रचना की। तो वास्तव में ये कवि मध्यम मार्गी थे, लक्षणों में बंधे हुए भी थे और उनसे मुक्त भी थे। तो ये है रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य। अगले वीडियो में हम जो तीसरी प्रमुख काव्यधारा है इस काल की रीति मुक्त काव्यधारा, उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।